नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनलॉक 3 की गाइडलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनलॉक 3 में खुल सकते हैं सिनेमा हॉल। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। इसी के साथ ही मेट्रो स्कूल पर पाबंदी जारी रहेगी। 31 जुलाई को अनलॉक 2 खत्म हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनलॉक 3 के लिए एसओपी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि 31 जुलाई को अनलॉक 2 खत्म हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक अनलॉक 3 में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिनेमा हॉल खोला जा सकता है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस संबंध में 1 अगस्त से सिनेमा हॉल खोलने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा है। इसमें पहले सिनेमा हॉल मालिकों में सूचना प्रसारण मंत्रालय की कई दौर की बैठक हुई थी, जिसके बाद सिनेमा हॉल मालिक 50% दर्शकों के साथ थिएटर शुरू करने को तैयार हो गए हैं। हालांकि मंत्रालय चाहता है कि शुरुआत में 25% सीट के साथ सिनेमा हॉल खोले जाएं और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। इतना ही नहीं, अनलॉक 3 में सिनेमा हॉल के साथ जिम भी खोले जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो अभी स्कूल और मेट्रो को खोलने पर विचार नहीं किया गया है। वहीं राज्यों के लिए भी अनलॉक 3 में कुछ और ढील दी जा सकती है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन शुरू किया गया था, जिसके चलते लॉकडाउन 5 में धीरे धीरे देश को आर्थिक पटरी पर लाने के लिए अनलॉक किया जा रहा है, जिसका दूसरा जो चरण है वो 31 जुलाई को खत्म होने जा रहा है। वहीं अनलॉक 3 को लेकर अब एसओपी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने मार्च में अनलॉक लगाया था। 4 चरणों तक चले लॉकडाउन के बाद सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की, जिससे अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके। पिछले 2 महीने के दौरान सरकार ने अनलॉक 1 और 2 में भारी छूट दी है। वहीं 1 अगस्त से देश में अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभी तक इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार अनलॉक 3 में स्कूल को खोलने से भी अनुमति दे सकती है, लेकिन आखिरी वक्त में सरकार ने अपना इरादा बदल लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। इससे संबंधित चर्चाओं में शामिल शीर्ष अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता राजीव तिवारी हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, 31 जुलाई को अनलॉक 2 खत्म हो रहा है और अनलॉक 3 की एसओपी बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। देखिए ब्रदर, जिस तरीके से अनलॉक 2 अब जब खत्म होने की कगार पर आ चुका है, तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि सरकार जो नई गाइडलाइन बना रही है, यानी कि अनलॉक 3 की जो गाइडलाइन बनाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं किस तरीके से कारगर होगी वो देखने वाली बात होगी। मगर कहाँ एक चीज स्पष्ट है, इसके अंदर जो अभी तक जो अनलॉक 1 के अंदर। राजीव तिवारी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने मार्च में लॉकडाउन लगाया था। 4 चरणों तक चले लॉकडाउन के बाद सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की, जिससे अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके। पिछले 2 महीने के दौरान सरकार ने अनलॉक 1 और 2 में भारी छूट दी। वहीं 1 अगस्त से देश में अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभी तक इस बात के कयास लगाए गए हैं कि सरकार अनलॉक 3 में स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दे सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। हालांकि मेट्रो स्कूल हो सकता है कि बंद रहे। आपको बता दें कि अनलॉक 3 में सिनेमा हॉल खुल सकते हैं।
अनलॉक 3 की जो प्रक्रिया है गाइडलाइन बनाने की वो शुरू हो चुकी है। बता दें कि 31 जुलाई को अनलॉक 2 खत्म हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि मार्च महीने से लॉकडाउन लगाया गया, जिसके चलते 5वें चरण में धीरे धीरे देश को आर्थिक पटरी पर लाने के लिए अनलॉक ज्यादा जानकारी के लिए राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कि अनलॉक प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है, तीसरे चरण की, उसकी गाइडलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से सरकार की जो अनलॉक 3 की जो गाइडलाइन है वो बनाने की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, क्योंकि अनलॉक जो 2 है वो खत्म होने की कगार पर आ चुका है, क्योंकि 31 जुलाई को अनलॉक 2 खत्म हो जाएगा और अनलॉक 3 की जो 1 तारीख यानी कि 1 अगस्त से जो शुरुआत होगी वो देखना होगा किस तरीके से कारगर हो सकती है। तो क्योंकि सरकार की जो मुहिम है वो सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर पालन करवाने की, तो वो कहीं ना कहीं अनलॉक 3 के अंदर भी पालन करवाया जाएगा। मगर देखना होगा कि जिस तरीके से जो सिनेमा हॉल है या फिर जिम है या फिर थिएटर है, उनको खोलने की परमिशन दी जा सकती है, मगर कहीं ना कहीं जो सिनेमा हॉलों की जो मालिक है या फिर कहें जो थिएटर के जो मालिक है या फिर कहें जिम के जो मालिक है, वो सरकार से चाह रहे थे कि उनको ज्यादा से ज्यादा पब्लिक आने की परमिशन दी जाए। मगर सरकार की तरफ से अभी यही कहा गया है कि 50% के करीब लोग बाग सिनेमा हॉल और थिएटर और जिम के अंदर आ सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं जो पहले ख्वाहिश की जा रही थी या सरकार की तरफ से जो पहले जानकारी दी जा रही थी, उसके अंदर 25% के करीब जनता को आने की परमिशन थी। मगर अब जब सिनेमा हॉल या थिएटर के जो मालिक है, सरकार के बीच में जो तालमेल बना है, वो स्पष्ट कर रहा है कि हाँ 50% के करीब इसके अंदर आ सकते हैं और 50% के करीब जो ये बिजनेस बंद पड़े थे, यानी कि सिनेमा हॉल या जो फिल्म इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए लोग थे, उनको कहीं ना कहीं अब बिजनेस मिलेगा और उनको शायद जो उनका रुका हुआ काम था वो भी चल पड़ेगा। जी राजीव तिवारी, लेकिन जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ऐसे में अनलॉक 3 में अगर ये सभी चीजें भी, सार्वजनिक जो जगह है, सिनेमा हॉल है या फिर जिम है, ये सभी अगर खोल दिए जाएं, तो क्या मामले ज्यादा नहीं बढ़ेंगे? देखिए, कुछ परसेंट मामले जरूर बढ़ेंगे, मगर सरकार की जो मुहिम है, यानी कह सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह का और सैनिटाइजर के लिए ये बार बार जनता को जागरूक किया जा रहा है। अगर जनता उसको फॉलो करती है तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी बहुत लगाम लग सकती है। मगर जो कहते हैं अर्थव्यवस्था सुधारने वाली बात है, यानी सरकार जो कोशिश कर रही है अर्थव्यवस्था को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए, मगर कहीं ना कहीं जो फिल्म लाइन के जो जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि बॉम्बे के जो मुंबई के जो जुड़े हुए लोग हैं या स्टार कास्ट जितने भी है, उनका बिजनेस अभी भी बंद पड़ा हुआ है। मगर उनका बिजनेस जब भी स्टार्ट हो सकता है जब थिएटर या फिर कहें सिनेमा हॉल जब खुलेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार ने कोशिश जरूर की है। हाँ, सरकार की तरफ से पहले ये जानकारी दी जा रही थी कि लगभग 25% के करीब लोग बाग आ सकते हैं थिएटर के अंदर और सिनेमा हॉल के अंदर और जिम के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, अब जब 50% की जो छूट दी गई है तो कहीं ना कहीं कुछ कह सकते हैं सिनेमा हॉल और थिएटर वालों को कुछ ना कहीं फायदा जरूर होगा, मगर पूरा तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि पहले ही जो कोरोना की महामारी थी उससे पहले की प्रक्रिया कुछ और थी। अब जब प्रक्रिया दूसरी बदली है तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना पड़ेगा। मगर एक चीज और, जो अनलॉक 3 की जो गाइडलाइन बनाई जा रही है उसके अंदर अभी स्कूल कॉलेजों की खोलने की परमिशन नहीं दी जा रही है। कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि जो स्कूल कॉलेज है या जिनका कहें जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाएंगे या जाना चाहते हैं, वो उनके लिए शायद हो सकता है अनलॉक 4 के अंदर रिक्वायर्ड दी जाए या फिर अनलॉक 3 है उसके लास्ट में शायद खोलने की परमिशन दी जा सकती है। जी राजीव तिवारी, अगर सिनेमा हॉल्स की ही बात की जाए तो ऐसे में क्या टिकट्स के जो रेट है वो बढ़ सकते हैं और खाने पीने का जो सामान है उसके भी रेट बढ़ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार अगर सिनेमा हॉल के जो मालिकों की बात करें या फिर थिएटर के मालिक की बात करें तो कहीं ना कहीं वो अपना खर्चा जो अभी तक लगभग 3 महीने से बंद पड़ा था, यानी कि जो 3 महीने से लोगों को जो दिक्कतें थी वो कहीं ना कहीं उसको भरपाई करने के लिए अब शायद उसका जो सिनेमा हॉल की जो टिकटें होंगी, यानी कि जो टिकट ली जाएगी जनता के द्वारा, तो शायद उसका चार्जिंग बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि थिएटर के अंदर भी यही होगा और सिनेमा हॉल के अगर मालिकों को जो नुकसान वो थोड़ा बहुत पूरा करना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा जो रेट है जो उनको बढ़ाया जाएगा, ताकि कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत मुनाफा हो और उनको जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको कहीं ना कहीं पटरी पर लाने की दोबारा कोशिश की जाएगी। जी राजीव तिवारी, बने रहिए हमारे साथ।
आपके पास लौटते हैं कुछ ही देर में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में 31 जुलाई को अनलॉक 2 खत्म होने जा रहा है, जिसको लेकर अनलॉक 3 की गाइडलाइंस बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। अब दिल्ली मॉडल की प्रशंसा हो रही है। दिल्ली मॉडल को देश में लागू करने की तैयारियां की जा रही है। बता दें कि केंद्र सरकार सोमवार को बैठक करेगी। बैठक में मॉडल अपनाने को लेकर योजना तैयार कर सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार सोमवार को एक बैठक करेगी, जिसमें अन्य राज्यों के लिए दिल्ली का कोविड-19 प्रबंध मॉडल अपनाने को लेकर एक योजना तैयार की जाएगी। ये आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामले दिल्ली में बढ़ते ही जा रहे थे, ऐसे में राहत की बात ये सामने आ रही है कि अब जो कोरोना वायरस के मामले हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इसी को लेकर अब प्रशंसा की जा रही है दिल्ली मॉडल की। ज्यादा जानकारी के लिए राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव तिवारी, दिल्ली मॉडल की जो प्रशंसा की जा रही है और इसी को लेकर अब देश भर में इसे लागू किया जाएगा, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल बता दें, सरकार की तरफ से जो सोमवार को जो बैठक होनी है उसके अंदर दिल्ली मॉडल की प्रशंसा जरूर होगी, क्योंकि दिल्ली मॉडल के अंदर यही सबसे बड़ी दिक्कतें आई थी, क्योंकि दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा कोरोना पेशेंटों की गिनती थी जो काफी रफ्तार पकड़ी थी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है जो महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिला था, तो वही चीज है दिल्ली के अंदर भी देखने को मिली थी। मगर कहीं ना कहीं इसकी चपेट में नेता भी आए थे और अधिकारी भी आए थे और पुलिस के जवान भी आए थे और सीआरपीएफ के जवान भी आए थे, यहाँ तक कि मीडिया कर्मी भी आए थे। मगर कहीं ना कहीं जो दिल्ली की सरकार की या केंद्र सरकार की जो रणनीति थी कोरोना को रोकने के लिए या कोरोना से बचने के लिए, वो कहीं ना कहीं अब कारगर होती नजर आ रही है। क्योंकि एक समय वो भी आ गया था, दिल्ली के अंदर लगातार 4 से 5 हजार व्यक्ति कोरोना की चपेट में आ रहे थे। मगर अब जो स्थिति आ रही है वो कहीं ना कहीं ये जरूर आ रही है कि हाँ, लगभग 1000 से नीचे के करीब पेशेंट रोज के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पेशेंट आ भी रहे हैं उनको दिल्ली सरकार या फिर केंद्र सरकार की जो पहल है, यानी कि उनको घरों में के अंदर ही होम क्वारंटाइन के रखा जा रहा है और घरों के द्वारा ही उनको इलाज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है जो मरीजों की संख्या में जो कटौती हुई है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए फायदेमंद है। और इसी मॉडल को और राज्यों के अंदर भी रखा जाएगा और यहाँ तक कि जो और राज्य हैं उनके अंदर जो प्लाज्मा कैंप, जैसे दिल्ली के अंदर जो प्लाज्मा डोनेट कैंप बनाए गए थे, उसी तरीके से प्लाज्मा डोनेट कैंप भी और राज्यों के अंदर बनाए जाएंगे, ताकि वहाँ की भी जो जनता है जो कोरोना की चपेट में आ रही है या फिर आती जा रही है, उनके लिए भी इस तरीके की फायदेमंद होगा। और सरकार हर तरीके से मिलकर काम करेगी, तभी इस महामारी से बच सकते हैं और लड़ सकते हैं। जी राजीव तिवारी, क्या लगातार जो टेस्टिंग बढ़ाई गई, जांच का दायरा बढ़ाया गया, क्या इसका ही ये नतीजा है कि अब मामले कम आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज स्पष्ट है, दिल्ली के अंदर लगातार जो स्थिति बिगड़ी थी वो कहीं ना कहीं कारण 2 थे उसके अंदर। एक जो टेस्टिंग की कमी थी, दूसरा इलाज प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था, ये 2 कमियां थी। मगर जैसे ही दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में आपस में तालमेल हुआ, उसी तरीके से ये दोनों ही समस्याएं दूर करने की कोशिश की थी। कि जो अस्पतालों के अंदर दिक्कत थी, बेड की दिक्कत थी या जो इलाज कराने की दिक्कत थी, वो कहीं ना कहीं अब खत्म कर दी गई। यानी कि प्लाज्मा थेरेपी जो थी सबसे ज्यादा कारगर हुई। मगर दूसरी जो समस्या थी कि अस्पतालों के अंदर दिक्कतें थी या फिर तालमेल की जो कमी थी या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की जो कमी थी, उनको लेकर भी उन्होंने तालमेल बनाया और जनता को जागरूक किया, वो कहीं ना कहीं कारगर हुआ। यही दोनों चीज प्रक्रिया अपनाई जाएगी और राज्यों के अंदर। अगर दिल्ली का रोल मॉडल इस तरीके से काफी कारगर है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है और राज्यों के अंदर भी इस तरीके के रोल मॉडल रखे जाएंगे और उन इलाकों के अंदर या उन राज्यों के अंदर कोरोना के जो कैंप है, यानी कि जो टेस्टिंग जो बढ़ाई जाएगी वो कहीं ना कहीं कारगर होगी। और यहाँ तक की जो प्लाज्मा थेरेपी है वो भी फायदेमंद होगी। प्लाज्मा थेरेपी और टेस्टिंग दोनों लगातार बढ़ाई जा सकती है स्टार्टिंग में ही, तो हो सकता है आगे जो और राज्य हैं उनके अंदर भी स्थिति कंट्रोल में हो जाएगी। जी राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं राजस्थान में सियासी टकराव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस सभी राज्यों के राजभवन का घेराव करेगी। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस बात की घोषणा की। ट्वीट कर उन्होंने ये जानकारी दी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद गहलोत खेमे में हलचल तेज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में सियासी घमासान तेज हो गया है। हाई कोर्ट से सचिन पायलट को राहत मिलने के बाद गहलोत खेमे में हलचल तेज हो गई है। सत्र बुलाने को लेकर हो रही राजस्थान कैबिनेट की बैठक
उसको लेकर अब मंत्रिमंडल ने विधानसभा सत्र बुलाने के लिए फिर से कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। अब इसे राज्यपाल को भेजा जाएगा। राजनीतिक हलचल के बीच अब राजभवन और कांग्रेस का टकराव बढ़ता जा रहा है। 27 जुलाई को कांग्रेस सभी राज्यों के राजभवनों का घेराव करने वाली है। राजधानी जयपुर में भी राजभवन का घेराव होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर राजभवन घेराव की घोषणा की है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि लोकतंत्र के हत्या के खिलाफ देश भर के राजभवन घेरेगी कांग्रेस। इधर बीजेपी नेता राज्यपाल से राजभवन में मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात के बाद बीजेपी राज्य सरकार पर हमला हो रहा है। बीजेपी का कहना है कि हमने राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं की है। बीजेपी ने सीएम गहलोत से इस्तीफे की मांग भी की है। आपको बता दें कि बीजेपी का कहना है कि सीएम गहलोत ने राजभवन घेराव की चेतावनी दी थी। उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया था। होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद सीएम गहलोत ने कहा, बीजेपी के षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए संदीप अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। संदीप अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे कि 27 जुलाई को कांग्रेस सभी राज्यों के राजभवनों का घेराव करेगी। क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल समझे, सही बता दूं, जिस प्रकार से राज्य प्रदेश भर में जो सियासी विधान की मांग की जा रही है कांग्रेस के आलाकमान जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके द्वारा, बावजूद उनको अनुमति नहीं मिल रही। ऐसे में अब कांग्रेस सरकार जो राजस्थान की है, उन्होंने एक नया तरीका इजहार किया है, अपनाया है, जिसके लेकर वो 27 जुलाई को देश भर में जो भी राजभवन वहाँ पे घेराव करेगी कांग्रेस। और मैं बता दूं आपको, सबसे बड़ी बात यह है कि एक अभियान की शुरुआत की है, वर्चुअल अभियान की उन्होंने, जिसका नाम रखा है उन्होंने स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी ऑनलाइन। ऐसे में इसके तहत पूरे जो भी कांग्रेसी हैं पूरे देश भर में वो एक मिनट का वीडियो बनाकर प्रदर्शन के रूप में और जो अपनी स्पीच है वो डेमोक्रेसी के बारे में देंगे। और कांग्रेस को जो राजनीति चल रही है राजस्थान में उसको सरकार बताने को लेकर राज्यपाल जो कलराज मिश्र है उनको विधानसभा सत्र बुलाने और कांग्रेस को की सरकार को बताए रखने के लिए अपने अपने वक्तव्य देंगे। तो ऐसे में ये सलोनी बता दूं कि ये साफ हो चुका है कहीं ना कहीं कि राज्य सरकार जो है राजस्थान की प्रदेश सरकार वो एक हताशा निराशा का एक ये कहें कि हाथ लगी है उनको, इससे क्या कि आगे वो नहीं बढ़ पा रहे और नित नए कारगर उपाय जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं। जी संदीप अग्रवाल, वहीं आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी ने सीएम गहलोत के इस्तीफे की भी बात कही है। बिल्कुल, देखिए सीएम गहलोत के बारे में जो बात कही है बीजेपी ने, उन्होंने साफ कह दिया है और उसमें मैं बता दूं आपको सबसे बड़ी बात ये। लेकिन संदीप, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब बार बार अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बात क्यों कही गई? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लगातार पहले बीजेपी और विपक्ष और पायलट खेमा था वो लगातार फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहा था, बहुमत सिद्ध करने की बात कर रहा था और पायलट खेमे के द्वारा एक बात सामने आई थी कि सरकार जो बुंदेलखंड सरकार है राजस्थान में वो अल्पमत में। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कहना कि जब हम हमारा बहुमत से साबित करना चाहते हैं और राज्यपाल से अनुरोध कर रहे हैं कि विधानसभा सत्र बुलाया जाए, क्योंकि परसों अगर बात करें परसों की तो वहाँ पे भी राज्यपाल के यहाँ पे धरना दिया गया था, तो वहाँ पे भी उन्होंने परेड करवाई थी विधायकों की। और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साफ ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं राज्यपाल जो है बीजेपी के दबाव में है, नैतिकता को भूल कर परे जा रहे हैं और संविधान से परे नहीं जा सकते। तो ऐसे में ये साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो राजस्थान की प्रदेश सरकार है उसको कहीं ना कहीं गिराने का पूरी तरह से पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर विपक्ष की भूमिका निभा रहा बीजेपी है, वो भी अपनी भूमिका मजबूती से निभाता नजर आ रहा है। सलोनी। संदीप अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हर की पौड़ी पर गंगा नदी का नाम बदलने की तैयारी में सरकार है। गंगा को देवधारा घोषित करने की बात पर तीर्थ पुरोहितों का विरोध शुरू हो गया है। तीर्थ पुरोहितों की महासभा ने सरकार को चेतावनी दी है। कहा है कि गंगा के नाम के साथ छेड़छाड़ करने पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हर की पौड़ी पर गंगा को देवधारा घोषित करने की बात सामने आने पर
तीर्थ पुरोहितों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। तीर्थ पुरोहितों की महासभा ने चेतावनी दी है कि गंगा के नाम के साथ छेड़छाड़ करने पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीकांत वशिष्ठ ने कहा कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार ने हर की पौड़ी का प्रवाहित हो रही गंगा का नाम बदलकर स्कैप चैनल करने का एक शासनादेश कर दिया था। इसके खिलाफ अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने अपने अधिवेशन में इस शासनादेश को निरस्त करने का प्रस्ताव साल 2016 में पारित किया था। इस मांग पत्र को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मई 2018 में मुलाकात की थी। मांग की गई कि शासनादेश जल्दी से जल्दी निरस्त किया जाए। आपको बता दें कि शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि साल 2016 का शासनादेश पलटा जाएगा और हर की पौड़ी का प्रभावित हो रही मां गंगा के नाम को बदलकर देवधारा किया जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि मां गंगा के नाम को गंगा ही रहने दिया जाएगा। इसके साथ छेड़छाड़ करने पर आंदोलन किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विकास खरे फोन लाइन पर जुड़े हैं। विकास खरे, आपसे जानना चाहेंगे कि हर की पौड़ी पर गंगा नाम बदलने की तैयारियां की जा रही है, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल सोनी, आपको बता दें हर की पौड़ी पर गंगा के नाम को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। देवधारा के रूप में नया नामकरण तीर्थ पुरोहित को रास नहीं आ रहा है। तीर्थ पुरोहित के नए नामकरण का कड़ा विरोध करते हुए सदियों से चले आ रहे नाम को ही रखने का अनुरोध किया है। ऐसा ही नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बताते चले कि हर की पौड़ी पर बहने वाली जलधारा गंगा की अवंछित जलधारा है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समय समय पर राजनीतिक पार्टियों ने इसका नामकरण किया है, जिसका खुलेआम विरोध किया गया है। पूर्व में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री ने गंगा की अविरता धारा को स्कैप चैनल का नाम दिया था। बताया गया कि गंगा धारा रखने से कई रसूखदार लोगों के निर्माण चपेट में आ रहे थे। इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया गया है। कांग्रेस की सरकार को सत्ता के हाथ धोना पड़ा था। अब भाजपा सरकार ने भी नया नाम देवधारा रखने का प्रयास कर रही है। लेकिन विकास, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, आए दिन मामले सामने आ रहे हैं, क्या तरक्की हो जाएगी नाम बदलने से? बिल्कुल सोरेन, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अपराध की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से तरक्की भी एक पीछे की ओर जा रही है। साफ तौर पर देखा जाए कि कांग्रेस की सरकार को जिस तरह से सत्ता से हाथ धोना पड़ा था, भाजपा सरकार देवधारा नया नाम रखने के प्रयास में है। इसी की जानकारी मिलते ही तीर्थ पुरोहित ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीकांत विशिष्ट गंगा समाध्यक्ष पंडित झा, अखिल भारतीय प्रांतीय विद्या सोसाइटी के संस्थापक डॉक्टर प्रतीक मिश्रपुरी, गंगा सभा के पूर्व अध्यक्ष अशोक त्रिपाठी, अविनाश रमन, इन सभी ने बताया है कि वह 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय में तत्कालीन अंग्रेजी सरकार के बीच समझौता हुआ था कि भागीरथी बिंदु से लेकर हर की पौड़ी की ओर बहने वाली जलधारा गंगा की जलधारा है। कालांतर में गंगा के घाटों पर कई रसूखदार लोगों के निर्माण हो गए हैं। ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। न्यूज़ 12:30 में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।